नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए आज हम लोग करेंगे कंप्यूटर के कंप्यूटर के एमसीक्यूज़। दरअसल ये एमसीक्यूज़ नहीं, ये हैं पीवाईक्यूज़, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है? इन्हीं को शुरू करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। सबसे पहला सवाल देखो कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन करते हैं। गौर करो, कह रहा है कि जो आधुनिक कंप्यूटर्स होते हैं, वो कोई भी अगर उन्हें कार्य संपादित करना हो तो उसके लिए वो दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन करते हैं। सवाल ये कह रहा है कि इन निर्देशों को इस रूप में बेहतर जाना जा सकता है। किस रूप में? प्रोग्राम के रूप में, भाषा के रूप में, आदेश के रूप में या फिर दिशा निर्देश के रूप में? सवाल है कि निर्देशों के सेट का जो पालन करते हैं उसे कहा जाता है प्रोग्राम। और मैंने आपको प्रोग्राम से संबंधित कुछ तथ्य बताए थे। देखो, ये जो प्रोग्राम होता है, क्या है? दरअसल ये दिशा निर्देशों की दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला होती है और ये वही श्रृंखला है जो कंप्यूटर को यह बताती है कि उसे करना क्या है। ठीक है, उसे करना क्या है। अच्छा, जब भी कभी आप इसमें निष्पादन साइकिल को देखते हो तो आपको कंप्यूटर में एक साइकिल दिखती है जिसे कहा जाता है एफडीई साइकिल। ठीक, ये एफडीई साइकिल क्या है? एफडीई, एफ का मतलब होता है फेचिंग, डी का मतलब होता है डिकोडिंग और ई मतलब है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, अच्छा, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट इसी क्रम में ये रहने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग इसी क्रम में ये साइकिल चलती है, इसे कहा जाता है एफडीई साइकिल। यानी कि एफडीई साइकिल में ही निष्पादन किया जाता है। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोग्राम। तरह की कंप्यूटर में डिलीट होने पर फाइलों को ले जाया जाता है, साधारणतया ये रिसाइकल बिन में जाती हैं। इनमें से कौन सा है जो एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? पावर पॉइंट है, प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सेल है या फिर वर्ड है? कौन सा है जो एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? इनमें से होगा प्रोजेक्ट्स, ध्यान दो। और मैं आपको एमएस ऑफिस सूट की अगर हम बात करूं, एमएस ऑफिस, देखो, आपने इसमें एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा। ठीक, आपने इसमें एमएस पावर पॉइंट इसका नाम सुना होगा, या फिर आपने एमएस एक्सेस का नाम सुना होगा, या फिर आपने एमएस वर्ड या फिर एमएस आउटलुक। ठीक, ये सारे के सारे एमएस ऑफिस सूट में हैं। अच्छा, ये एक्सेल क्या है पता है आपको? दरअसल ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। क्या होता है? हम लोग इसके बारे में आपको जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं उनमें मैं डिस्कस करूंगा। एमएस पावर पॉइंट क्या है? दरअसल यह एक स्लाइड प्रोग्राम कहलाता है। स्लाइड के आधार पर आप अपनी इंफॉर्मेशंस को प्रस्तुत कर सकते हैं। एक्सेस क्या है? यह डेटाबेस है, डेटाबेस प्रोग्राम है। और अगर वर्ड की बात करें, एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, अच्छा वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। प्रोजेक्ट सही उत्तर हो जाएगा, ये एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। फोर्थ में देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसे एक प्रोग्राम के रूप में परिभाषित किया गया है जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है, ध्यान दें, और आपकी ब्राउजिंग आदतों के बारे में उस कंपनी को जानकारी भेजता है जिसने इसे आपके कंप्यूटर पर स्थापित किया है। देखो, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ करता हूँ, अब इसको पूरा पढ़ो। कह रहा है कि हमें उस प्रोग्राम का नाम बताओ जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है, चुपके चुपके, और आपकी जो ब्राउजिंग आदतें हैं, जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, उनको ये चुरा लेता है और फिर भेजता किसे है? थर्ड पार्टी को भेजेगा, यानी उस कंपनी को भेजेगा जिस कंपनी ने इसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित कर रखा है। इसे क्या कहेंगे? ग्रेवेयर या मेलवेयर, एडवेयर या फिर स्पाईवेयर। ठीक, वास्तव में ये होते क्या हैं? देखो, अगर हम आपसे स्पाईवेयर के बारे में पूछे, बताइए भाई, ये वास्तव में एक सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर। हालांकि इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे जब इंटरनेट
और साथ ही साथ ब्राउज़िंग हिस्ट्री इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम आपने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। लेकिन ये कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? वास्तव में ये बड़े गंदे होते हैं। ये होते हैं दुर्भावनापूर्ण, अर्थात जिसने भी इन्हें बनाया है, वो उसकी कहीं न कहीं मंशा चोरी की है। आपकी इन्फॉर्मेशंस चोरी कर लेगा, ठीक? तो होता क्या है कि ये आपके डिवाइस में प्रवेश करेगा। ये इसको बनाया ही गया है कि कुछ न कुछ आपके डिवाइस से चुरा के लाए। तो फिर ये चुपके से आपके डिवाइस में आपके डिवाइस में प्रवेश करेगा। अच्छा, प्रवेश हो गया। फिर क्या करेगा? फिर करेगा ये कि आपके जो डेटा होंगे, ये डेटा को इकट्ठा करेगा और उन्हें उन्हें भेज देगा तीसरे पक्ष को। तीसरे पक्ष को भेजेगा, ठीक है? ये ऐसे काम करता है। अर्थात जिसने इसको आपके कंप्यूटर में डाला होगा, उसके लिए ये काम करेगा और आपकी सारी की सारी डेटा या इन्फॉर्मेशंस लीक कर देगा। तो ये है स्पाईवेयर। नेक्स्ट देखो, 5वां, आप उस घटना को क्या कहेंगे, जहाँ किसी प्रोग्राम या सिस्टम के कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है और इनपुट नहीं लेता है? वो प्रोग्राम क्या है? ये वो घटना क्या है? फिर से समझो, वो घटना क्या है, जहाँ किसी प्रोग्राम या फिर सिस्टम के कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है और इनपुट नहीं लेता, इसे कहा जाता है लोडिंग। अच्छा, एक शब्द दिया है बूटिंग, ये क्या होता है? देखो, एक शब्द दिया है बूटिंग, इसे क्या कहेंगे? दरअसल अगर हम बूटिंग की बात करें, तो आप इसको ऐसे पढ़ो, हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग। ये होता क्या है? शायद आपको पता भी होगा। जैसे ही आप कंप्यूटर के पावर ऑन करते हो, उस समय जो सारी की सारी प्रक्रियाएँ संपन्न होती हैं, उन्हें कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस। जैसे कंप्यूटर के पावर ऑन होने पर जो स्वतः संपादित होने लगे, या हम कहें स्वतः संपन्न होने वाली प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। ठीक? अच्छा, ये जो बूटिंग का प्रोसेस हो रहा है, दरअसल कंप्यूटर को बूट करने से आशय क्या है? कंप्यूटर को बूट करने से आशय है कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, अर्थात रैम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। अगर हम आपसे पूछें एक सीधा-सा सवाल, मुझे बताओ, कंप्यूटर को बूट करना, इससे आशय क्या है? बूट करने से आशय क्या है? इसका मतलब होता है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है, कि हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुख्य मेमोरी। चूँकि सेकेंडरी और प्राइमरी भी आप पढ़ते हो, कौन-सी? कंप्यूटर की मुख्य, यानी प्राइमरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी अर्थात रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे लोड करना, इसे ही कहा जाता है बूट करना। ठीक? अच्छा, एक शब्द और आपने सुना होगा, रीबूट। ये क्या होता है? पुनः बूट करना। इसका मतलब है जो वार्म बूटिंग होती है, इसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। ठीक है? वार्म बूटिंग। दरअसल CTRL, ALT और डेल, जब आप इनको प्रेस करते हो, फिर आपका अ, जो रीबूटिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। मुझे एक शब्द बताओ, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, MBR, ये क्या है? ये आपसे पूछा जाता है सवाल एग्ज़ाम में। इसे कहा जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक? मास्टर बूट रिकॉर्ड। और वास्तव में ये हार्ड डिस्क पर सबसे पहले स्थापित किया जाता है और जितने भी स्टार्टअप होते हैं, इनमें जब भी कभी आप स्टार्टअप करोगे तो महत्वपूर्ण नाम ही है इसका रिकॉर्ड करना, तो महत्वपूर्ण जितने भी विवरण होते हैं, वो MBR में रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, वापस आओ ज़रा, ये हो गया आपका लोडिंग। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट में आपको अगर VPO, ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, UPSSSC से जो वैकेंसी आई थी, उनके लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इसमें जो 65 अंक का पंचायती राज था, अगर आप इसके
पूरे डिटेल्ड डिस्कशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आपको हमारे एप्लीकेशन में ये कोर्स मिल जाएगा और आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? जिनमें बहुत डिटेल में पंचायती राज अधिनियम इन सब को डिस्कस किया गया है। ये सारे के सारे आपको मिल जाएँगे, जिसमें पंचायती राज और योजनाएँ कंप्लीट हैं। और अगर आप इसमें परचेज़ करना चाहते हो तो केडी 50 इस कोड को लगा लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा बीपीओ मेंस बैच के लिए जो अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनमें 70 प्लस घंटों का डिटेल्ड डिस्कशन कोर्स भी दिया गया है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। यूपीजीके और कंप्यूटर के कॉम्बो बैच को अगर आप इनसे एनरोल होना चाहते हो, तो फिर आप केडी21 कूपन कोड लगा के इस बैच से एनरोल कर सकते हो, जिसमें यूपीजीके और कंप्यूटर को कंबाइंड रूप से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रवेश करो। 6 नंबर कह रहा है कि यूज़र इंटरफ़ेस ध्यान देना, यूज़र इंटरफ़ेस वह हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। ध्यान दो, सवाल सीधा पूछा है। कह रहा है कि यूज़र इंटरफ़ेस वह हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर डेटा विज्ञान। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दो, इसमें दरअसल आपको ध्यान ये देना है कि ये शब्द पकड़ो। ये शब्द लिखा है यूज़र इंटरफ़ेस। ध्यान दो। अब मैं आपको आपका ध्यान आकर्षण करूँगा 2 शब्दों पर। एक तो शब्द मैं यूज़ करूँगा सीयूआई और एक शब्द मैं यूज़ करूँगा जीयूआई और यहाँ पर क्या लिखा था? यूज़र इंटरफ़ेस, ठीक? ये लिखा है यूज़र इंटरफ़ेस। गौर करो। अगर आप सीयूआई को पढ़ते हो, इसका आशय क्या है? इसका आशय है कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, अगर आप जीयूआई को पढ़ते हो, तो इसका आशय क्या है? इसका आशय है ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस, ठीक? तो ये जो शब्द लिखा है यूज़र इंटरफ़ेस, ये आपको कैरेक्टर में भी मिल रहा है, सीयूआई में भी और यहाँ आपको जीयूआई में भी मिल रहा है। और अगर ये हैं कहाँ? ये हैं किस पोज़ीशन में? देखो, दरअसल जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, गौर करना, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्योरी क्लास में कराया हुआ है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो, तो इसको हम क्लासिफ़ाई अगर करें, 3 भागों में इसको क्लासिफ़ाई किया जा सकता है, इसका वर्गीकरण। इस आधार पर मोड ऑफ यूज़र यानी कि कितने यूज़र काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। जैसे सिंगल यूज़र है, यानी कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूज़र के मोड पर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया जा सकता है। दूसरे प्रकार में हम कैसे वर्गीकरण करेंगे? बेस्ड ऑफ यूज़र इंटरफ़ेस, यानी कि यूज़र इंटरफ़ेस के आधार पर भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या-क्या पढ़ोगे? यहीं पर आप पढ़ते हो सीयूआई के बारे में और जीयूआई के बारे में। ये क्या है? ये है कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस और ये क्या है? ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस, ठीक? और तीसरा मोड क्या है? तीसरा मोड है प्रोसेसिंग मेथड के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत करना। प्रोसेसिंग सिस्टम के आधार पर या हम कहें प्रोसेसिंग मेथड के आधार पर, इसके आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफ़ाई करना, इसका वर्गीकरण करना। जब आप यहाँ पर पढ़ते हो तो आपको जैसे प्रोसेसिंग के आधार पर ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर आप पढ़ोगे। और यूज़र इंटरफ़ेस के आधार पर जब आप वर्गीकरण करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप सीयूआई और जीयूआई को पढ़ते हो, ठीक? अच्छा, अगर हम 2-3 बातें सीयूआई और जीयूआई में समझें, ध्यान दो। मैंने कहा सीयूआई और जीयूआई, इनके पूरे नाम तो आपको पता ही होने चाहिए, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस। माजरा क्या है? माजरा ये है, जब भी कभी आप सीयूआई की बात करते हो, तो फिर यह सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आइकन्स, ध्यान देना, का इस्तेमाल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ़िक्स तो यहाँ पर हैं। यहाँ पर तो केवल और केवल लाइन है, कमांड है। इसीलिए इसे सीयूआई को कहा जाता है, ध्यान दो, इसे कमांड लाइन इंटरफ़ेस कहा जाता है। इसे
कमांड लाइन इंटरफेस। और इसका जब आप एक जीता जागता उदाहरण देखते हो तो आपको एमएस डॉस इसका बेहतर एग्जाम्पल मिलता है। ये सीयूआई का एग्जाम्पल है। लेकिन जब आप जीयूआई में आते हो तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स आधारित इंटरफेस मिलता है। ग्राफिक्स और ग्राफिक्स के आधार पर ही इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप कहें या हम कहें ग्राफिक्स के आधार पर ही ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर एग्जाम्पल देखना हो फिर आप विंडो एक्सपी को ले सकते हो या फिर एंड्रॉइड को। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको देखना ये है कि जो करेक्टर यूजर इंटरफेस है ये टेक्स्ट आधारित कमांड का उपयोग करता है, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये आइकन्स का, विंडोज का, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दृश्य तत्वों का इस्तेमाल करता है। तो खैर, ये सारे के सारे मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक, देखो, क्वेश्चन नंबर छठे का सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वही यहाँ पर पूछा हुआ था कि यूजर इंटरफेस का वह हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 7 नंबर, कह रहा है कि कंप्यूटर चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया, ये क्या है? फिर से समझो, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, बूटिंग। और बूटिंग में क्या है? कोल्ड भी आपको पढ़ना है, कोल्ड बूटिंग, आपको पढ़ना है वार्म बूटिंग, आपको पढ़ना है रीबूट, ये सारे के सारे। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जैसे बूट स्ट्रैप क्या होता है, ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। बूट स्ट्रैप क्या होता है, स्ट्रैपिंग क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर बूटिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। यहाँ आपको भरना है कुछ और इन्हीं 4 विकल्पों में से कुछ भरना है और कह रहा है कि में वे शामिल और प्रतिबंधित होते हैं जिन्हें कंप्यूटर या अन्य डिवाइस चलाने में सक्षम है। भरिए इनको। डेटा विज्ञान में वो प्रतिबंधित होते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिबंधित होते हैं या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में या फिर सॉफ्टवेयर में। सही उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में वे शामिल और प्रतिबंधित होते हैं जिन्हें कंप्यूटर या अन्य डिवाइस चलाने में सक्षम है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आईटी शब्दावली में कार्नेल में विफलता को क्या कहा जाता है? अच्छा, यहाँ पर आओ जरा, मैं आपसे 2-3 बातें स्पष्ट करता हूँ। एक तो आपने इस शब्द को देखा कि ये लिखा है कार्नेल, ये क्या है मुझे बताओ। आप बताओगे एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अच्छा, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है तो फिर ये कैसी हैसियत रखता है? दरअसल यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल होता है, रूट होता है। ठीक, एक तरह से जब भी कभी कार्नेल में विफलता आती है या हम कहें कार्नेल में विफलता को क्रैश कहा जाता है, सिस्टम क्रैश। ध्यान दीजिएगा, इसे क्रैश कहा जाता है। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक, वापस आ जाओ, वही पूछा था कि कार्नेल में विफलता को क्या कहा जाता है? आप बताओगे क्रैश। नेक्स्ट देखो, 10वां, तरह की मानव उपयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस को कहते हैं। बताइए भाई, मानव उपयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर, ये मैंने आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स करवाए हैं और आप वहां से रिवीजन जरूर करिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पकड़ो जरा, मुझे बताओ ये क्या है। आप कहोगे एक ऐसा सिस्टम, ध्यान देना, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, सिस्टम को ऑपरेट करता है। क्या इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है? हाँ, इसे कहा जाता है प्रोग्राम्स ऑफ प्रोग्राम, और साथ ही साथ इसे कहा जाता है रिसोर्स मैनेजर। मैनेजर, ठीक, वापस आ जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो, 11, लगातार चलने वाली सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? देखो, तरह की लगातार चलने वाली सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को
इन्हें डेमन्स कहा जाता है। अच्छा ये क्या है? देखो, मैं बात कर रहा हूँ डीमन की, ठीक? ये क्या है? दरअसल ये प्रक्रियाएँ होती हैं, ये प्रक्रियाएँ हैं। सवाल ये उठता है कि ये कैसी प्रक्रियाएँ हैं? बताइए मुझे। तो आप बताओगे, ये दरअसल इस तरह की प्रक्रियाएँ हैं, जैसे साधारणतया सिस्टम में जब बूट स्ट्रैपिंग होती है, बूट स्ट्रैपिंग के दौरान ये शुरू होती हैं, बात समझना? और फिर जैसे सिस्टम बंद हो जाता है, उस समय ये बंद हो जाती हैं। इसका मतलब है कि ये लगातार चलती रहती हैं बैकग्राउंड में। इनके पास ये चलती क्यों रहती हैं? क्योंकि इनके पास नियंत्रण टर्मिनल होता ही नहीं है। इस वजह से ये लगातार चलती रहती हैं। ध्यान दो, यहाँ से 2-3 बातें याद रखोगे। कौन-कौन सी? ये ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं, जो साधारणतः साधारणतः सिस्टम के बूट स्ट्रैप बूट स्ट्रैप होने पर शुरू हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। बूट स्ट्रैप क्या है? आपको पता होगा, ठीक? इसको मैंने डिस्कस किया है। तो बूट स्ट्रैप होने पर ये शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद समाप्त कब होती हैं? और सिस्टम के बंद होते ही सिस्टम के बंद होते ही ये समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों रहता है? ये लगातार चलती क्यों रहती हैं? क्योंकि इनके पास अपना कोई नियंत्रण टर्मिनल नहीं होता। इनके पास नियंत्रण टर्मिनल नहीं होता है, नहीं होता, और इसीलिए ये पृष्ठभूमि पर चलते रहते हैं, बैकग्राउंड पर चलते रहते हैं। ठीक? यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? अच्छा, वापस आओ। सही उत्तर 11 का हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 12 नंबर। कह रहा है कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफ़ेस है। बताइए, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच, अभी-अभी मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम। 13 नंबर देखो, कंप्यूटर को बूट करने के लिए एक अनुपालक की आवश्यकता होती है, असेंबलर की आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, या फिर अनुवादक की। तो यहाँ पर तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगाओगे, है ना? बूटिंग प्रोसेस। 14 देख लो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल, अच्छा यहाँ पर कुछ भरना है ना? पूल से प्रक्रियाओं का चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड लोड करता है। ये क्या है? इसे जॉब अनुसूचक कहा जाता है, संसाधन अनुसूचक कहा जाता है, या फिर सीपीयू शेड्यूलर कहा जाता है, या फिर प्रक्रिया अनुसूचक कहा जाता है। ध्यान दो, दरअसल इन शब्दों से पहले तो आप परिचित हो जाओ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रक्रिया निर्धारण। गौर करो, प्रक्रिया निर्धारण, या आप इसको अनुसूचक कह सकते हो। इसमें इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग, ध्यान दो, ये क्या है? प्रक्रिया निर्धारण या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग, दरअसल यह है ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है, का एक घटक है। ठीक? सवाल ये उठता है कि भाई प्रोसेसिंग सिस्टम का एक घटक है, यहाँ यहाँ तक तो बात बनेगी नहीं। सवाल ये बनता है कि ये निर्धारित क्या करता है? लिख रहा है प्रक्रिया निर्धारण, यानी कि प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसका मतलब है कि यह निर्धारित करता है कि सीपीयू पर अगली बार कौन-सी प्रक्रिया का निष्पादन होगा। इसको पकड़ो, इस शब्द को, और देखो, प्रक्रिया निर्धारण, यानी कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस शेड्यूलिंग है, प्रोसेस को शेड्यूल करना, इसका सीधा-सा तात्पर्य है कि यह निर्धारित करता है कि सीपीयू पर अगली बार कौन-सी प्रक्रिया निष्पादित होगी, उसका शेड्यूल है। अर्थात यह निर्धारित करता है क्या, कि सीपीयू पर, देखो, सीपीयू पर प्रोसेसिंग तो होती है, तो सीपीयू पर कौन-सी अगली प्रक्रिया प्रोसेस होगी, उसका निर्धारण ये करता है। यानी कि सीपीयू पर अगली बार कौन-सी प्रक्रिया कौन-सी प्रक्रिया निष्पादित होगी, ठीक है?
इसका निर्धारण करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? हाँ, अब देखो, यहाँ पर मैं आपको 2-3 टर्म्स और समझाता हूँ। देखो, दरअसल अगर मैं ओएस की बात करूँ, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे ओएस में शेड्यूलर या फिर अनुसूचक, गौर करो, ओएस में शेड्यूलर कौन-कौन से हैं? मुझे पहले तो ये बता दो ओएस में जो शेड्यूलर होते हैं, वो क्या होते हैं? किसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं? तो देखो, दरअसल ओएस में जो शेड्यूलर होते हैं, सीपीयू के द्वारा प्रक्रियाओं के निष्पादन क्रम को निर्धारित करते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। इस सीपीयू पर कौन-सी प्रक्रिया अगली बार निष्पादित होगी, इस क्रम को निर्धारित करने की ज़िम्मेदारी यहाँ शेड्यूलर की होती है, या हम कहें अनुसूचक की होती है। तो यहाँ पर एक सीधी-सी लाइन में आपसे पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर सीपीयू द्वारा प्रक्रियाओं के निष्पादन क्रम को, ध्यान देना, निष्पादन क्रम को निर्धारित करने के लिए निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, फिर से समझो इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर किसके लिए जिम्मेदार है? सीपीयू में जो जो प्रक्रियाएं हैं, उनके निष्पादन एक क्रम, यानी निष्पादन क्रम क्या होना चाहिए, अगली जो प्रक्रिया है वो कौन सी होनी चाहिए, उसके अगले कौन सी होनी चाहिए, उसकी अगली कौन सी होनी चाहिए। तो निष्पादन क्रम को निर्धारित करने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। दरअसल आप जब इनका क्लासिफिकेशन करते हो तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सवाल ये आया कि भाई ये 3 प्रकार के कौन है? सबसे पहला है, इसको कहा जाता है दीर्घकालिक, ध्यान देना, दीर्घकालिक अनुसूचक, अर्थात इसे कहा जाता है जॉब अनुसूचक। जॉब अनुसूचक। अच्छा, दूसरा टाइप कौन सा है? इसे कहेंगे अल्पकालिक अनुसूचक। सवाल ये आया कि ये जो अल्पकालिक अनुसूचक है, क्या इसका कोई अन्य नाम भी है? हाँ है, सीपीयू अनुसूचक कह दो इसे। इसे आप सीपीयू अनुसूचक कह दो। अच्छा, अब तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है, इसे कहेंगे मध्यम अवधि अनुसूचक। ठीक है, मध्यम अवधि अनुसूचक। अच्छा, अच्छा, ये जो मध्यम अवधि अनुसूचक लिखा है, इसे कहेंगे मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, यहाँ पर आओ, आप अपने क्वेश्चन में आओ जरा। तरह की कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से क्रियाओं का चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो ये कौन है? जॉब अनुसूचक है, संसाधन अनुसूचक है, सीपीयू शेड्यूलर है, जो मैंने आपको सीपीयू अनुसूचक बताया था वो है, या फिर प्रक्रिया अनुसूचक है। इसे कहेंगे जॉब अनुसूचक। देखो यहाँ पे, ये जो जॉब अनुसूचक लिखा है, जिसे कहा जाता है दीर्घकालिक अनुसूचक, इसके बारे में समझो ये है क्या। हम बात करेंगे जॉब अनुसूचक की। ठीक, ये जॉब अनुसूचक क्या है? दरअसल गौर करो, एक शब्द में लिख रहा हूं, जॉब पूल। ठीक, दरअसल जॉब पूल से ये जॉब अनुसूचक प्रक्रियाओं का चयन करता है, प्रक्रियाओं को चयनित करता है। चयनित का मतलब शेड्यूल सेलेक्ट करता है। जॉब पूल से अगर ये सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट करने के उपरांत करेगा क्या? सेलेक्ट करने के उपरांत ये करता है निष्पादन, अर्थात जॉब पूल से प्रक्रियाओं को चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मुख्य मेमोरी में इनको लोड करता है, और उन्हें निष्पादन के लिए मुख्य मेमोरी, मुख्य मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है, रैम रोम की मैं बात कर रहा हूँ। निष्पादन के लिए इन्हें मुख्य मेमोरी में लोड करता है। ठीक, हालांकि रोम की तो बात यहाँ पर होगी नहीं, चूंकि ये रीड ऑनली है। अच्छा, अब ये शब्द आया जॉब पूल, गौर करो यहाँ पर, जॉब पूल, माजरा क्या है इसका? दरअसल ये मेमोरी में लाए गए प्रतीक्षारत पूल होते हैं। ध्यान दो, ये मेमोरी में लाए गए प्रतीक्षारत पूल होते हैं।
यानी कि जो वेटिंग कर रहे होते हैं कि इनका प्रोसेस होना है, इनका प्रोसेस होना है। फिर से देखो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आपको प्रक्रिया निर्धारण यानी कि प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शेड्यूलर होते हैं या हम कहें अनुसूचक होते हैं, वो होते क्या हैं? शेड्यूलर। सीपीयू कौन-सी प्रक्रिया को कब निष्पादित करेगा यानी कि प्रोसेस करेगा, इसका निर्धारण करने के लिए हाँ, शेड्यूलर होते हैं। ये सामान्यतया 3 प्रकार के होते हैं। दीर्घकालिक अनुसूचक जिसे जॉब अनुसूचक कहा जाता है। हम इसी की चर्चा कर रहे हैं चूँकि यही इसी से संबंधित हमारा प्रश्न था। ये जॉब अनुसूचक क्या है? दरअसल जॉब पूल से प्रक्रियाओं को चयनित करता है ये। जॉब पूल का मतलब मेमोरी में जो प्रतीक्षारत प्रक्रियाएँ होती हैं कि भाई हमारा नंबर आने वाला है, उनको चयन करता है और फिर निष्पादन के लिए मुख्य मेमोरी में इनको भेज देता है, रैम में। और फिर इस प्रकार से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है। ठीक है? यहाँ पर आओ वापस, वही आपसे पूछ रहा था कि पूल से प्रक्रियाओं का चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड करता है। इसे कहा जाता है जॉब अनुसूचक। सवाल टफ है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। कोशिश करूंगा कि अगली बार यहाँ पर परीक्षा का नाम भी इंगित हो जाए। संभवतः एसबीआई पीओ वगैरह में पूछा गया था। जो भी हो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयोगकर्ता इंटरफेस तत्व का नाम पहचाने जो डेस्कटॉप पर एक छोटे ब्लिंकिंग प्रतीक या तीर के रूप में पाया जाता है। इसे कहा जाता है कर्सर। ठीक। तो खैर, ये 15 क्वेश्चंस थे हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट ही कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।